नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मैंने अपने बचपन में मेरे दादाजी से सुना था। मेरे दादाजी मुझे बचपन में बहुत सी कहानियां सुनाया करते थे। ये भी उनमें से एक है। कहानी उनके बचपन की है। उन्होंने मुझे उनके बड़े भाई, जिनका नाम माधव था, उनकी और एक श्रापित गांव की कहानी सुनाई थी। वैसे देखा जाए तो माधव अंकल भी मेरे दादाजी ही थे, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। वो पेशे से एक आर्किटेक्ट थे और आर्किटेक्ट होने की वजह से उन्हें जो भी अपने आसपास का जो भी नया पुराना दिखाई देता था उसके बारे में लिखने की, उन सब की डायरी बनाने की उन्हें आदत थी। और उसी डायरी से मेरे दादाजी को उनके साथ हुई एक घटना और उनके साथ क्या क्या हुआ होगा इसका थोड़ा बहुत अंदाजा लगा था। वक्त बीतने के साथ मुझे ऐसा लगने लगा था कि उनकी कहानी बनावटी है या फिर झूठ है। हो भी सकती है, क्योंकि डायरी में बस एक दो घटनाओं का जिक्र था। बाकी की कहानी उन्होंने अपने मन से बनाई थी। या कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद बचपन में उन्होंने बस मुझे डराने के इरादे से अपनी कहानी बढ़ा चढ़ाकर सुनाई होगी। पर जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के लिए उसी जगह के पास गया था, तब मुझे लगा कि उनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, क्योंकि वहां मुझे जो कुछ एहसास हुआ था वो सच में बहुत अजीब था। उस जगह मुझे हर वक्त एक घुटन सी, एक दबाव सा महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम पर नजर रख रहा हो। वैसे हमारे साथ कोई बुरी घटना हुई तो नहीं थी, लेकिन मेरे साथ जो भी थे, हम सबका अनुभव एक जैसा था और इसलिए हम ज्यादा देर तक वहां रुके नहीं। अब वहां कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं, नहीं गांव होने के कोई नामो निशान है। बीते 40-50 सालों में सब कुछ बदल गया है। लोग उस जगह को छोड़कर जा चुके हैं और वो जगह अब एक घने जंगल में बदल गई है। पर जब मैं वहां था तब मुझे एहसास हुआ था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। तो मैं आपको उनकी सुनाई कहानी उन्हीं के अंदाज में सुनाने जा रहा हूं। ऐसे कहते हैं कि शहर की हवा में आजादी होती है, लेकिन गांव की मिट्टी में पुरानी यादें बसी होती है और कभी कभी वो यादें इतनी गहरी होती है कि वो जिंदा लोगों को भी जकड़ लेती है। मेरा नाम माधव है और मैं एक आर्किटेक्ट हूं। पुरानी हवेलियों और ऐतिहासिक इमारतों की डिजाइन में मेरी गहरी दिलचस्पी है और इसी शौक के चलते जब मेरे कॉलेज के दोस्त चिंतामणि ने मुझे अपने गांव कोकण के पास उनका एक पुराना पुश्तैनी वाड़ा, मतलब एक पुरानी पुश्तैनी हवेली देखने का न्योता दिया, तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। वहां जाने से पहले की बात है, चिंतामणि हमेशा मुझे अपने गांव के बारे में बड़ी अजीब बातें बताया करता था। कहता था कि माधव, हमारे गांव में कुछ अजीब नियम चलते हैं, सरकार के नहीं, उनके। जैसा उसका नाम था वैसा ही वो हमेशा चिंता में रहता था और मैं हमेशा उसका इसी बात का मजाक उड़ाया करता था। हालांकि उसे भी अपने गांव के बारे में इतना कुछ ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही शहर में पला बढ़ा था। कभी गांव गया भी होगा तो भी बचपन में। बड़े होने के बाद शायद एक आध बार ही उसका अपने गांव जाना हुआ था। लेकिन उस दिन जब हम रत्नागिरी के पास उसके गांव पहुंचे, तब मुझे एहसास हुआ कि वो मजाक नहीं कर रहा था। गांव में दाखिल होने से पहले हमें एक पहाड़ी के पास से गुजरना था। वही एक जगह पहाड़ी के ऊपर घने पेड़ों के बीच किसी मंदिर जैसा कुछ था। चिंतामणि ने वही नीचे कहीं गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरते हुए गंभीर आवाज में मुझे कहा, माधव, नीचे उतर और ऊपर पहाड़ी को प्रणाम कर। मतलब? मैंने गाड़ी के अंदर से ही बाहर ऊपर की तरफ देखते हुए पूछा, ये यहां का रिवाज है। मैंने हंसते हुए फिर पूछा, कैसा रिवाज? क्या यहां टोल टैक्स देना पड़ता है क्या? चिंतामणि ने मेरी हंसी को नजरअंदाज किया। उसने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो अपने आप में कुछ बुदबुदाया और वही की कुछ मिट्टी उठाकर उसने अपने माथे पर लगा ली। ये सब करने के बाद उसने मेरी तरफ देखा
चिंतामणि ने एक बार फिर धीमी आवाज में कहा, प्रणाम कर ले, कह दे कि तू मेहमान है, कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। मुझे उसकी ये सब बातें नौटंकी लग रही थी। लग रहा था जैसे मुझे डराने के लिए वो जानबूझकर ये सब कर रहा है, पर उसका चेहरा इतना गंभीर था कि मैंने भी मन ही मन में सॉरी बोला और उसने जो किया वो सब कर वापस गाड़ी में बैठ गया। उसका वो गांव किसी टाइम कैप्सूल जैसा लग रहा था। उस जगह से थोड़ा आगे जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। खपरेल के छत वाले घर, वहां चारों तरफ घने नारियल और सुपारी के बाग थे और उस जगह में एक अजीब सी खामोशी भरी थी। दोपहर का वक्त था और गांव में कोई हलचल नहीं थी। बूढ़े बुजुर्ग लोग अपने अपने घरों के सामने बैठे तो थे, पर कोई भी जोर से बात नहीं कर रहा था। सब आपस में ही फुसफुसा रहे थे। आसपास घने पेड़ों को और लोगों को देखते हुए हम दोनों गांव की कच्ची सड़क पार कर चिंतामणि के घर पहुंचे। चिंतामणि का घर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। उसके परिवार ने, उसकी मां और पिताजी ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में मुझे एक डर नजर आ रहा था, जैसे वो हर वक्त किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हो। शाम को चाय पीते वक्त मैंने चिंतामणि से कहा, यार तू जिस वाड़े की बात कर रहा था ना, वो कहाँ है? चलना उसे भी एक बार देख लेते हैं। और मेरी ये बात सुनकर चिंतामणि की मां के हाथ से चाय का कप खनखना कर तश्तरे में गिरा। चिंतामणि के पिताजी ने अखबार नीचे रखते हुए सख्ती से कहा, चिंतामणि इसे गांव घुमा ला, पर उस तरफ मत जाना। मैं हैरान था। मैंने उनकी तरफ बिना देखे पूछा, किस तरफ अंकल? चिंतामणि ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींच लिया। चल बाद में बताता हूं। और फिर हम दोनों घर से बाहर निकल पड़े। हम गांव की पगडंडी पर चल रहे थे। सूरज ढल रहा था और कोकण की लाल मिट्टी पर लंबी परछाइयां पड़ रही थी। चलते चलते हम गांव के छोर पर आ गए। वहां एक ऊंची पहाड़ी पर घने पेड़ों के बीच एक खंडहर जैसा कुछ खड़ा था और वो वही वाड़ा था। विशाल, काला, पत्थरों से बना हुआ। उसकी दीवारें जगह जगह से ढह चुकी थी, लेकिन उसका मुख्य दरवाजा वो अभी भी साबुत था। सागौन की लकड़ी का नक्काशीदार और विशाल दरवाजा, और उस पर बड़े बड़े ताले लटके हुए थे। मैं उस दरवाजे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वाह चिंतामणि, यह तो आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। चलो अंदर चलते हैं। चिंतामणि ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ? हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? चिंतामणि ने पीछे हटते हुए कहा, माधव वापस चल, यहां खड़ा रहना भी मना है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट था और मेरे लिए वो वाड़ा किसी खजाने से कम नहीं था। मैं टेकड़ी चढ़ने लगा। चिंतामणि नीचे से चिल्लाया, माधव पागल मत बन, वो कोई कुलदेवत का स्थान नहीं है, वो हमारे पूर्वजों की सजा देने की जगह है। मैंने मुड़कर हंसते हुए कहा, अरे यार तू कितना डरपोक है, तेरे ही पूर्वज तो है, क्या ही कर लेंगे, भूत बनकर खा तो नहीं जाएंगे ना। मैंने उस वाड़े के दरवाजे तक पहुंचकर एक गहरी लंबी सांस ली। पर अब सच कहूं तो वो वाड़ा नजदीक से और भी भयानक लग रहा था। दरवाजे पर सिंदूर और हल्दी के ताजे निशान थे, मतलब अब भी यहां कोई आता था। मैंने दरवाजे को हल्के हाथ से छुआ। लकड़ी ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी। और तभी मैंने मजाक में दरवाजे पर लटक रही लोहे की जंजीर खटखटा दी। वो ठक ठक की आवाज उस जगह के गहरे सन्नाटे में किसी धमाके जैसी गूंज उठी। नीचे दूर खड़ा चिंतामणि मेरी वो हरकत देख अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तूने ये क्या किया माधव? मैंने हंसते हुए कहा, देख कुछ नहीं हुआ, कोई भूत नहीं आया। उसने मुझे घबराते हुए चेहरे से नीचे आने का इशारा किया। जल्दी नीचे आ, अभी के अभी। चल
चल यहां से वापस चलते हैं। अब वैसे भी कुछ देर बाद अंधेरा होने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि कल सुबह ही आ जाएंगे, इसलिए मैं भी बिना कुछ कहे नीचे उतर गया। कुछ 20 मिनट में हम वापस घर आ गए। रात को खाना खाते वक्त मैंने देखा कि चिंतामणि आज कुछ ज्यादा ही चुप है। उसके घर वाले भी मुझे बार बार नजरें चुराकर देख रहे थे। रात के करीब 12 बजे होंगे। हमें मेहमानों वाले कमरे में सुलाया गया था। चिंतामणि उस वक्त गहरी नींद में था, लेकिन न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवट बदल रहा था। शायद मेरे लिए वो नई जगह थी, इसलिए। बाहर झिंगुरों की आवाज तेज थी। अचानक मुझे लगा कि कमरे का तापमान एकदम से गिर गया है। मैंने चादर को ठीक किया और उसे सर तक ओढ़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, वही आवाज जो मैंने उस वाड़े का दरवाजा खटखटाने के बाद सुनी थी। लेकिन इस बार वो आवाज बाहर से नहीं आ रही थी। वो आवाज मेरे कमरे के दरवाजे पर हो रही थी। कोई इतनी रात गए हमारे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। मैं उठकर बैठ गया और चिंतामणि को देखा। वो तब भी आराम से सो रहा था। चिंतामणि, मैंने उसे आवाज दी, लेकिन वो नहीं हिला। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से बस एक बार। मैंने सोचा शायद चिंतामणि की मां या कोई और होगा, पानी देने या हमें देखने आया होगा। मैंने कुंडी खोली और दरवाजा खोल दिया, पर बाहर कोई नहीं था। लंबा अंधेरा गलियारा एकदम खाली था। वहम होगा मेरा, मैंने सोचा और दरवाजा बंद करने ही लगा था कि तभी मेरी नजर नीचे फर्श पर पड़ी। मैंने देखा कि दरवाजे की चौखट के पास लाल मिट्टी के गीले नंगे पैरों के निशान थे। वो निशान गलियारे के अंधेरे से आए थे और मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर अंदर की तरफ मुड़ गए थे। मतलब बाहर जो भी था, जो भी दरवाजा खटखटा रहा था, वो वापस नहीं गया था। वो उस कमरे के अंदर आ चुका था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाजा तो बंद था। मैंने पीछे देखा। वो पैरों के निशान कमरे के अंदर तक थे और ठीक मेरे बिस्तर के बगल तक वही लाल मिट्टी के गीले नंगे पैरों के निशान ठीक मेरे बिस्तर के पास गायब हो गए थे। मेरा गला सूख गया। मैंने अपनी नजरें उठाकर कमरे में यहां वहां देखा, पर वहां अंदर कोई नहीं था। लेकिन कमरे के अंदर की हवा में एक अजीब सी भारी और उमस भरी गंध फैल गई थी, जैसे बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू होती है, लेकिन उसमें किसी चीज की सड़ी हुई बदबू भी मिली हुई थी। चिंतामणि, मैंने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। मेरी आवाज मेरे गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। तभी मेरे ठीक पीछे मेरे कान के पास किसी ने गहरी सांस ली। वो सांस इतनी ठंडी थी कि मेरे कान का पर्दा सुन्न पड़ गया। मैं झटके से पलटा, पर वहां भी कोई नहीं था। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा था, वहां मेरे चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरी। मैंने उसे हाथ से पोंछते हुए ऊपर छत की तरफ देखा। छत सूखी थी। तब मेरा ध्यान अपने हाथ पर गया। वो बूंद लाल रंग की थी। मतलब वो पानी नहीं, वो खून था। मैं डर के मारे पीछे हटा और चिंतामणि के बिस्तर की तरफ भागा। मैंने उसे झंझोड़कर उठा दिया। चिंतामणि, चिंतामणि, उठ भाई, कमरे में कोई है। चिंतामणि हड़बड़ाकर उठा और अपनी आंखों को मसलने लगा। क्या हुआ? और तू जाग क्यों रहा है? मैंने कांपती उंगली से नीचे फर्श की तरफ इशारा किया।
कमरे में कोई है। वो देख, पैरों के निशान और ये खून। चिंतामणि ने मेरी उंगली की दिशा में देखा। उसकी आंखें भी फटे की फटी रह गई। फर्श पर वो लाल मिट्टी के निशान अभी भी ताजा थे। और तब चिंतामणि का चेहरा, जो नींद से भरा था, वो एक पल में सफेद पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में मुझे वो खौफ दिखा जो मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा था। तूने दरवाजा खोला ना? हाँ, दरवाजा नॉक हुआ था, मुझे लगा आंटी होगी। चिंतामणि ने अपना माथा पीट लिया। माधव, तूने उसे न्योता दे दिया है। मैंने कहा था ना तुझे, यहां कुछ नियम चलते हैं। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। पता नहीं वो क्या कह रहा था। तब आधी रात हो चुकी थी और अब हमारी नींद उड़ चुकी थी। कुछ देर बैठे रहने के बाद चिंतामणि ने अपने पिताजी को जगाया और उन्हें मेरे साथ हुए उस अजीब एहसास के बारे में बताया। लेकिन उस बात से घर में एक अजीब सा तनाव आ गया था। चिंतामणि की मां ने उन निशानों को देखा और वो वही रोने लगी। उन्होंने तुरंत पूजा घर से अंगार लाकर पूरे कमरे में छिड़का और दरवाजे पर कोई धागा बांध दिया। पूरे घर का माहौल किसी मातम जैसा हो गया था। चिंतामणि के पिताजी मुझे घर के बाहर बरामदे पर ले गए। पहले तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर शांत होते हुए कहा, बेटा, आज तक इस गांव में किसी ने भी उस वाड़े का दरवाजा खटखटाने की जुर्रत नहीं की। तुम्हें पता है उस जगह को गांव वाले बाड़ा क्यों नहीं कहते? मैं उस वक्त डरा हुआ था और चुप था। चिंतामणि के पिताजी ने वहां से दूर जाती उस राह को देखते हुए अपनी नजरें ऊपर पहाड़ तक ले जाते हुए कहा, यहां के लोग उसे मरघट कहते हैं। वो कोई रहने की जगह नहीं है और न ही कभी थी। आज से 30-40 साल पहले हमारे पूर्वज वहां न्याय किया करते थे और जो भी अपराधी होता था या जिससे भी कोई गलती होती थी उसे उस वाड़े में ले जाया जाता था और जिसे भी वहां भेजा जाता वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता था। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और चिंतामणि के पिताजी ने फिर आगे कहा, उस वाड़े के अंदर एक कुआं है। सुना है कि उस जमाने में मुजरिमों का सिर काटकर उसी कुएं में डाल दिया जाता था। वो वाड़ा दरअसल एक कत्ल खाना था और दरवाजा खटखटाने का मतलब है जल्लाद को बुलाना। पुराने जमाने में जब भी सजा का वक्त होता था तो 3 बार दरवाजा खटखटाया जाता था और दरवाजा खुलते ही मुजरिम को अंदर धकेल दिया जाता था। उनकी ये सब बातें सुनकर मेरी सांसें अटक सी गई थी, क्योंकि मैंने कल मजाक मजाक में ठीक 3 बार दरवाजा खटखटाया था। मैंने अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा, अंकल, तो अब क्या करूं मैं? मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। चिंतामणि के पिताजी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें तुरंत गांव छोड़ना होगा। जितनी जल्दी हो सके इस गांव की सीमा से बाहर निकल जाओ। अगर तुम यहां रहे तो वो जल्लाद तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। और फिर मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। चिंतामणि ने अपनी कार निकाली। मैंने जल्दी जल्दी में अपना सामान भरा और अपना बैग उठाया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। हम बीच रात को उस घर से निकले। ऊपर पूरा चांद नजर आ रहा था और हर तरफ सफेद धुंधली सी रोशनी फैली हुई थी, पर फिर भी चांद की वो रोशनी नीचे जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। घने पेड़ों ने जैसे उसे ऊपर ही रोक रखा था। मुझे अब जाकर थोड़ा सुरक्षित लगने लगा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ही देर में यहां से निकल जाऊंगा। मैंने अपने पास की डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगा। चिंतामणि तब कार चला रहा था
और मैं उसके बगल में बैठा था। हम वहां एक नदी वाले पुल की तरफ बढ़ रहे थे। वही पुल जहां पास हमने गाड़ी से नीचे उतरकर ऊपर पहाड़ को प्रणाम किया था। मैंने डायरी में कुछ लिखते हुए चिंतामणि से कहा, चिंतामणि चिंतामणि गाड़ी तेज चला, बस यहां से निकाल ले मुझे। चिंतामणि तब कुछ नहीं बोला। उसका पूरा ध्यान रास्ते पर था। हमारी गाड़ी गांव की संकरी पगडंडी से गुजर रही थी। दोनों तरफ घने नारियल और सुपारी के बाग थे। अब तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन करीब 15 मिनट चलने के बाद भी हमें वो पुल कहीं नजर नहीं आया। चिंतामणि चिंतामणि, ये रास्ता कहां जा रहा है? पुल को तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैंने तब चिंतामणि के चेहरे को देखा। उसके माथे पर भी पसीना चमकने लगा था। शायद वो भी इसी बात के बारे में सोच रहा था, और तब वो डर के मारे यहां वहां देखने लगा। चिंतामणि ने आसपास देखते हुए कहा, पता नहीं यार, रास्ता तो यही है, सीधा रास्ता है, ज्यादा मोड़ भी नहीं है, फिर हम गोल गोल कैसे घूम सकते हैं? फिर भी हम आगे चलते रहे। चिंतामणि जितना हो सके गाड़ी को तेज भगा रहा था। 20 मिनट, 30 मिनट, और फिर अचानक चिंतामणि ने जोर से ब्रेक मारा। कार धूल उड़ाती हुई जगह पर ही रुक गई। जब धूल हट गई तब हमने ध्यान से देखा। सामने रास्ता बंद था, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हुआ था। हमारे सामने वही पहाड़ी की ढलान थी, और उस पहाड़ी के ऊपर वही काला खौफनाक वाड़ा जिसे गांव के लोग मरघट कहते थे, वो किसी राक्षस जैसे खड़ा था। मतलब अब भी हम गांव से बाहर नहीं गए थे। हम घूम फिर कर वापस उसी मरघट के सामने आ खड़े हुए थे। नहीं, यह नामुमकिन है, हमने यूटर्न नहीं लिया था। चिंतामणि के चेहरे से तब पसीना टपकने लगा था। वो हमें जाने नहीं दे रहा। माधव, माधव, वो तुम्हें जाने नहीं दे रहा। तभी कार की छत पर एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई भारी चीज ऊपर कूद पड़ी हो। कार के सस्पेंशन दब गए, लगा जैसे कार जमीन में धंस गई हो। हम दोनों एक साथ चीख पड़े। चिंतामणि डर के मारे मुझ पर चिल्लाने लगा, लॉक कर, दरवाजे लॉक कर जल्दी। लेकिन इससे पहले कि चिंतामणि कुछ करता, मेरी तरफ का लॉक अपने आप ऊपर उठ गया और मेरी खिड़की के कांच पर बाहर से जोर से लाल मिट्टी का एक हाथ छपा। उस हाथ की छाप के साथ कांच पर धीरे धीरे दरारें पड़ती चली गई, और बाहर से बाड़े की तरफ से एक आवाज आई। वो आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मातम मना रहे हो। चिंतामणि ने रिवर्स गियर डाला और कार को पीछे भगाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल कार का इंजन बंद हो गया। मैंने हड़बड़ाकर उसे कहा, स्टार्ट कर चिंतामणि, कुछ भी कर, गाड़ी स्टार्ट कर भाई। चिंतामणि चाबी घुमा रहा था, बार बार उसे चालू करने की कोशिश कर रहा था, पर इंजन बस घर घर की आवाज किए जा रहा था, और एक बार भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। पेट्रोल का निशान लाल तक पहुंच चुका था, और तभी मेरी नजर सामने बाड़े के मुख्य दरवाजे पर पड़ी। वो विशाल नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा, जिस पर कल बड़े बड़े ताले लटके थे, वो अब धीरे धीरे खुल रहा था, और मैं बस किसी पुतले की तरह उसे देखे जा रहा था। लगा जैसे अंदर से गहरा काला अंधेरा बाहर झांक रहा हो, और उस अंधेरे में से एक आदमी जैसी कोई परछाई बाहर निकली हो। उसका सिर्फ आकार दिखाई दे रहा था। वो बहुत लंबा था। फिर धीरे धीरे वो चांद की रोशनी में आकर खड़ा हो गया। उसके कमर के नीचे सिर्फ एक धोती थी, और उसका पूरा शरीर लाल रंग से रंगा हुआ था।
तब मेरा ध्यान उसके हाथ की ओर गया। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई नंगी तलवार थी। और सबसे भयानक बात यह थी, जब वो अंधेरे से निकलकर और आगे आया तब मैंने देखा कि उसका सिर ही नहीं था। कहने की जरूरत नहीं थी कि वही जल्लाद था। और अब वो धीरे धीरे उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, सीधे हमारी कार की तरफ। और कार की छत पर बैठी वो चीज जिसने कार पर छलांग लगाई थी, वो अब छत को अपने नाखूनों से खुरच रही थी। और उसकी आवाज से शरीर में सिहरन पैदा हो रही थी, जैसे कोई कील से टीन का डिब्बा फाड़ रहा हो। चिंतामणि ने गाड़ी चालू करने की काफी कोशिश की, पर अब वो भी रोने लगा था। उसके हाथ पांव थरथराने लगे थे। वो बार बार स्टीयरिंग पर अपना हाथ पटक रहा था। माधव, माधव, वो आ गए माधव, वो तुझे लेने आ गए माधव। मैंने चिंतामणि का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी चालू करने से रोका। भाग चिंतामणि, कार छोड़ो और भाग यहां से। हम दोनों ने एक साथ दरवाजे खोले और बाहर एक गन्ने के खेत में कूद गए। हम पागलों की तरह भाग रहे थे। गन्ने के पत्ते हमारे चेहरे और हाथ को काटे जा रहे थे और उस भाग दौड़ में हमारे कपड़े तक फटने लगे। लेकिन तब भागते भागते मुझे मेरे पीछे भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी और उसी के साथ में वही खौफनाक खटखटाने की आवाज। वो अब वाड़े के दरवाजे पर नहीं, बल्कि मेरे ठीक पीछे हवा से आ रही थी। मैं अब काफी थक चुका था। खेत के बीच भागने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। उबड़ खाबड़ मिट्टी में पैर बार बार धंस रहे थे। मैं किसी तरह भागते हुए थोड़ा आगे जाकर एक जगह हाँफते हुए रुका। सामने एक पुरानी झोपड़ी जैसा कुछ था। मैंने सोचा कि वहीं पर छिप जाता हूं। मैं दौड़कर उस झोपड़ी के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। जब दरवाजा बंद हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि अंदर की टूटी छत से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। सिर्फ कोनों में अंधेरा था, जैसे अंधेरा खुद डरकर कोनों में छुपा बैठा हो। मैं भी वहीं एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी, पर मैं अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। और फिर आसपास की सब आवाजें भी शांत हो गई, या फिर कम हो गई थी। लगा जैसे मैं बच गया हूं। मैंने अपना पसीना पोंछा और एक बार फिर से अपने आप को शांत किया और खुद को समझाया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी झोपड़ी के दूसरे कोने से एक आवाज आई। मुजरिम छिपते नहीं, उन्हें अपनी गलती की सजा जरूर मिलती है। मैं आसपास कुछ देख नहीं पा रहा था, पर मुझे महसूस हुआ कि झोपड़ी के कोने में मेरा दोस्त चिंतामणि खड़ा है। ये उसी की आवाज थी। मैं झोपड़ी के अंधेरे कोने से थोड़ा बाहर निकला। वहां से बाहर आते ही लगा जैसे चांद की रोशनी और तेज हो गई हो। अचानक सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था, जैसे सब तरफ दिन का उजाला हो गया हो। उसी पल चिंतामणि भी उस रोशनी में आकर खड़ा हो गया। चिंतामणि, तू यहां? मैं उसे पुकार रहा था, लेकिन तब मैंने उसे ध्यान से देखा। ये वो चिंतामणि नहीं था जो मेरे साथ भाग रहा था। इस चिंतामणि का चेहरा उल्टा था। उसका सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसका चेहरा, वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, बिल्कुल चांद जैसी, और उसके मुंह से लार जैसा खून टपक रहा था। उसने अजीब से मुस्कुराते हुए मुझे कहा, तुमने दरवाजा खटखटाया था,
दरवाजा खुल गया है। सजा का वक्त हो गया है। मरघट मरघट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तभी झोपड़ी का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। उस आवाज को सुनकर मेरा दिल कांप उठा। यह शायद वही झोपड़ी थी जहां सजा देने से पहले मुजरिमों को रखा जाता था। वो आवाज, वो दस्तक झोपड़ी के उस कच्चे बांस के दरवाजे पर नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़े से मेरी छाती पर वार कर रहा हो। अंदर वो उल्टा चिंतामणि अपनी जगह पर खड़ा हिल रहा था। उसके टूटे हुए गले से एक घुरघुराती हुई हंसी निकल रही थी। उसने अपनी सफेद आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, फैसला हो गया है। जल्लाद आ गया है। और अगले ही पल झोपड़ी का दरवाजा किसी ने बाहर से लात मारकर तोड़ दिया। लकड़ी के टुकड़े टूटकर आसपास बिखर गए और अब दरवाजे की चौखट पर वो खड़ा था। वो जल्लाद। वो करीब 7 फुट लंबा था। उसका विशाल काला शरीर तेल और सिंदूर से चमक रहा था और उसकी गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं था। बस वहां कुछ था तो कटा हुआ मांस और जमा हुआ काला खून था। और उसके दाहिने हाथ में थी वो जंग लगी भारी तलवार। मैं तब चीखना चाहता था, लेकिन उस पल मेरे शरीर में उभरे डर ने जैसे मेरा गला घोट दिया हो। वो उल्टा चिंतामणि अचानक वो घुटनों के बल बैठ गया, जैसे वो उस जल्लाद के सामने झुक रहा हो। जल्लाद ने एक कदम अंदर बढ़ाया और उस आवाज से मैं कांप उठा। ऐसा महसूस हुआ जैसे झोपड़ी की जमीन हिल गई हो। मैं एकदम से होश में आ गया। मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठी। मेरे ठीक पीछे झोपड़ी की दीवार मिट्टी और गोबर से बनी थी और इतने सालों में बारिश की वजह से थोड़ी गली हुई थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपना कंधा आगे किया और उस कच्ची दीवार पर पूरी जान से टक्कर मारी। वो मिट्टी की दीवार भरभरा कर गिर गई और मैं लुढ़कता हुआ झोपड़ी के पीछे गन्ने के खेत में जा गिरा। वहां गिरने की वजह से मेरे कोहनी और घुटने छिल गए, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं भागा, मैं और तेज भागा। गन्ने के खेत में रास्ता दिखना नामुमकिन था। गन्ने के तीखे पत्ते मेरे चेहरे और हाथों को ब्लेड की तरह काट रहे थे और उस पल मुझे अपने होठों पर खून का स्वाद महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं भागता रहा, पूरी जान लगाकर भागता रहा। मेरे पीछे से उस झोपड़ी से मुझे एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चिंतामणि की चीख थी। शायद उस जल्लाद ने उसे। बस इतना सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। सड़क कहाँ है? मैं बदहवास होकर इधर उधर देख रहा था। तभी मुझे थोड़ी दूर गन्नों के बीच से अपनी कार की हेडलाइट चमकती हुई दिखाई दी। कार वहां है। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। हो सकता है कि शायद असली चिंतामणि वहां हो और शायद वो कार स्टार्ट करने में कामयाब हो गया हो। मैं जान हथेली पर रखकर उस रोशनी की तरफ भागा। जैसे ही मैं खेत से बाहर सड़क पर निकला, मैंने देखा कि कार वहीं पर खड़ी थी। इंजन बंद था, लेकिन हेडलाइट्स जल रही थी। मैं ड्राइवर की सीट की तरफ लपका। चिंतामणि, 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 दरवाजा खोल, चिंतामणि। मैंने खिड़की से अंदर झांका। चिंतामणि ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ था। चिंतामणि, चिंतामणि। मैं कांच पर जोर जोर से हाथ मारने लगा, आसपास देखते हुए उसे पीटने लगा। चिंतामणि ने
धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि मेरी सांस हलक में अटक गई। चिंतामणि का चेहरा वो पूरी तरह से सपाट था, न आंखें, न नाक और न ही मुंह। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसके चेहरे की खाल को किसी ने बेरहमी से सिल दिया हो, या किसी ने उसका चेहरा ही मिटा दिया हो। और उसके हाथों में स्टीयरिंग व्हील नहीं था, उसके हाथों में उसका अपना ही कटा हुआ सिर था। वो सिर जो उसकी गोद में रखा था। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और चिल्लाकर मुझे कहा, भाग माधव, भाग। मैं झटके से पीछे हटा और लड़खड़ाकर कच्ची सड़क पर जा गिरा। ये चिंतामणि नहीं था, ये कार नहीं थी, ये सब उस मरघट का छलावा था। तभी कार की हेडलाइट अचानक बुझ गई। एकदम से सब तरफ घना अंधेरा छा गया। चांद की रोशनी भी कम हो गई थी और उस अंधेरे में मेरे चारों तरफ से घुंघरू बजने जैसे आवाज आने लगी। लेकिन ये घुंघरू नर्तकी के नहीं थे, ये उन लोहे की जंजीरों की आवाज थी जो मुजरिमों के पैरों में बांधी जाती थी। मेरे आसपास का नजारा बदल चुका था। अब मैं गन्ने के खेत में नहीं था, वहां की सड़क गायब हो चुकी थी, कार भी कहीं दिखाई नहीं दी। तब मुझे महसूस हुआ मैं उस वाड़े यानी उस मरघट के बीचों बीच खड़ा था। मेरे चारों तरफ ऊंची ऊंची पत्थर की काली दीवारें थी और मेरे सामने वो भयानक कुआं था, वही कुआं जिसके बारे में चिंतामणि के पिताजी ने मुझे बताया था, जहां मुजरिमों के सिर काटकर फेंके जाते थे। और उस पल कुएं के अंदर से एक अजीब सी हरी रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में सैकड़ों साए दीवार पर नाच रहे थे। नहीं नहीं, मैं अंदर कैसे आ गया? मैं तो बाहर था। वो सब देख मैं रोने लगा। मेरा शरीर भी थकान से ठंडा पड़ चुका था। तभी मेरे पीछे बाड़े का विशाल मुख्य दरवाजा, जो मेरे आने के बाद बंद हो चुका था, उस पर किसी ने बाहर से जोर से खटखटाया। लेकिन इस बार दस्तक देने वाला कोई भूत नहीं था, बाहर से मेरी ही आवाज आ रही थी, देख, कुछ नहीं हुआ, कोई भूत नहीं आया। वो आवाज सुन मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये मेरी कल की आवाज थी या फिर वक्त का लूप था, जब मैं कल बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटा रहा था। तो शायद दरअसल मैं अपनी ही मौत को बुला रहा था, जो अंदर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अब अंदर था और मेरा अतीत वो बाहर था। जब मेरा ध्यान दरवाजे पर था, तब पता नहीं कहां से बिना सिर वाला वो जल्लाद मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने हाथ की तलवार को जमीन पर घसीटा। जमीन भी पत्थर की बनी थी और उनमें से चिंगारियां निकलने लगी, पर मैं बस वो देख सकता था, क्योंकि मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मैं हिल नहीं पा रहा था। उस जल्लाद ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और मेरी तरफ उंगली से इशारा किया। एक भारी गूंजती हुई आवाज हवा में तैरी, जो बिना मुंह के बोले जा रही थी, 3 दस्तक और सजा शुरू। कुएं के अंदर से काले धुएं जैसे सैकड़ों हाथ निकले। उन्होंने मेरे पैरों को जकड़ लिया और वो सब मुझे कुएं की तरफ खींचने लगे। मैं चिल्ला रहा था, हाथ पैर मार रहा था, नाखूनों से जमीन खुरच रहा था, उनसे माफी तक मांग रहा था,
लेकिन उनकी ताकत अब बहुत ज्यादा थी। मुझे घसीटते हुए कुएं की मुंडेर तक ले जाया गया। मैंने नीचे झांक कर देखा। नीचे पानी नहीं था, नीचे सिर्फ हजारों कटे हुए सिर थे और वो सब ऊपर मेरी तरफ देख रहे थे। और उन सब के बीच ताजा कटा हुआ चिंतामणि का सिर पड़ा था। चिंतामणि के सिर ने मुझे देखा और वो भी मुस्कुराया। एक एक कर आवाजें बढ़ती चली गई। जल्लाद ने अपनी तलवार हवा में ऊपर उठाई। मेरी नजर भी ऊपर गई और मुझे आसमान में चांद दिखाई दिया। चांद को देखते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे चांद की रोशनी बहुत तेज होती जा रही है। बहुत तेज, बहुत तेज, इतनी तेज कि मेरी आंखें उसे सहन नहीं कर पा रही थी। और फिर मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके दूसरे दिन अखबार में खबर थी। एक दिन पहले मुंबई से आए दो पर्यटक माधव और चिंतामणि कल रात से लापता हो गए थे। उनकी कार आज सुबह गांव के बाहर नदी के पास लावारिस मिली। काफी तलाश के बाद गांव के पुराने खंडर जैसी जगह के पास उनकी कुछ चीजें भी मिली। लेकिन अजीब बात यह है कि वाड़े का वो मुख्य दरवाजा जो पिछले 20-30 सालों से जंग लगकर जाम हो चुका था और जिसे खोलना नामुमकिन था, वो आज खुला हुआ मिला। पुलिस ने अंदर जाकर भी खोजबीन की, लेकिन उन्हें अंदर कोई नहीं मिला। सब कुछ सामान्य था। गांव वाले कहते हैं कि अब अमावस्या की रात को वाड़े के अंदर से 2 नई चीखें सुनाई देती है और कभी कभी किसी राहगीर को बंद दरवाजे पर अंदर से दस्तक सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी, ये घटना कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। और सबसे जरूरी बात कि लाइक करने के बाद उसे हाइप करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद और शुभ रात्रि।